Hello everyone. I hope you all are well and you all are welcome to your favorite channel मैथ्स आसान है। और बच्चों आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एक ही टॉपिक जिसके ऊपर एक क्वेश्चन आपका बड़े आराम से CBSE में बन जाता है। और इसके ऊपर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं, 4-5 क्वेश्चंस करने हैं और उन्हीं 4-5 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान देंगे। टॉपिक क्या है आपका? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये टॉपिक कौन सा टॉपिक है ना। एक्चुअल में क्या है कि जो आपका टेंजेंट नॉर्मल है, यानी कि जो 6.3 एक्सरसाइज है आपकी, उसके अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है NCERT वालों ने। NCERT में एक क्वेश्चन दिया हुआ है 6.3 के अंदर इस टॉपिक के ऊपर, और इस टॉपिक को बिल्कुल छोटे से पोर्शन में दिखाया हुआ है। ठीक है, आप देखोगे ना NCERT में जहाँ पे आपकी लाइन नीचे जो होती है ना, हेडिंग नीचे वाली जो होती है, ठीक है, वहाँ पे एक स्टार सा बना हुआ है और वहाँ पे ये टॉपिक दिया हुआ है। इसके ऊपर CBSE में क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखते हैं इसको कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता क्या है दो कर्व्स के बीच में। देखो, दो लाइंस के बीच में तो आपको पता है ना। यदि दो लाइंस हैं आपके पास, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये दो लाइंस हैं L1 और ये L2, इन दो लाइंस के बीच में एंगल है थीटा। तो इस थीटा को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? tan थीटा इज इक्वल्स टू मोड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। आई होप कि ये सभी बच्चों को याद है। ये था हमारा 11th में एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, बट अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन या एंगल बिटवीन, सिंपली बोल सकते हो आप एंगल बिटवीन टू कर्व्स। अब दो कर्व्स मान लो, सपोज करो कि वो दो कर्व्स दो सर्कल हो सकते हैं। वो दो कर्व ऐसा हो सकता है कि एक सर्कल है और एक पैराबोला है। एक पैराबोला मतलब दोनों पैराबोला हो सकते हैं, मे बी ऐसा हो सकता है ना। तो वो दो कर्व, कोई भी दो कर्व हो सकते हैं, उनके बीच में एंगल कहाँ बनेगा? किस एंगल को वो बोल रहे हैं कि एंगल बिटवीन दीज टू कर्व्स। तो फॉर एग्जांपल मैं सर्कल से लेके चलता हूँ। ठीक है, एंगल हमेशा दो लाइनों के बीच में बनता है। एंगल हमेशा दो लाइनों के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे तो कोई दो लाइन है ही नहीं, तो कैसे बनेगा? तो वो क्या कहते हैं कि जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दो सर्कल्स का, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम दोनों कर्व्स के लिए। सपोज करो इसको मैं सर्कल 1 और इसको मैं सर्कल 2 नाम दे देता हूँ। तो इस सर्कल 1 के लिए ये टेंजेंट हो गई, तो टेंजेंट 1 नाम दे दिया मैंने इसको। और ऐसे ही इसी पॉइंट पे ये हो गई हमारे पास टेंजेंट 2। आर यू गेटिंग बेटा? ये दो सर्कल्स, इनके बीच में मुझे एंगल डिफाइन करना है। तो मैं क्या करूँगा, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स ड्रॉ करूँगा। टेंजेंट 1 इस सर्कल के लिए हो गई, इस वाले सर्कल के लिए ये टेंजेंट, इस वाले सर्कल के लिए ये वाली टेंजेंट। इन दो टेंजेंट्स के बीच में जो भी एंगल होगा थीटा, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल बिटवीन दीज टू सर्कल्स। एंगल बिटवीन दीज टू सर्कल्स सॉरी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये वाला भी है। डेफिनेटली है। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे भी एक टेंजेंट इस वाले सर्कल के लिए, इस वाले सर्कल के लिए हो गई, और इस वाले सर्कल के लिए ये हो गई। इनके बीच में एक एंगल, सपोज करो ये एंगल फाई है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एंगल सेम हो, दे मे बी सेम और दे मे बी डिफरेंट। तो इन जनरल मैं डिफरेंट बोल के चलूँगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल थीटा, यहाँ पे एंगल से फाई। बात समझ में आ गई? तो इन थीटा और फाई, इन दो एंगल्स को हम बोलेंगे एंगल बिटवीन दीज टू सर्कल्स। तो एंगल बिटवीन दीज टू सर्कल्स मतलब कर्व्स बोल लेते हैं। तो एंगल बिटवीन कर्व्स के लिए क्या डेफिनेशन हो गई? एंगल बिटवीन दी टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन दी टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बात समझ में आ गई है? तो प्लीज़ राइट डाउन द डेफिनेशन हेयर। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ? इट इज़ द एंगल between the tangents
between the tangents to the curves at their point of intersection। बात समझ में आ गई है? कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी, उन टेंजेंट्स के बीच में जो भी एंगल होगा, उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल बिटवीन द कर्व्स। ओके है, ठीक है। तो यदि मान लो इन दो टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 आ जाता है, यानी कि ये दो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि जो कर्व्स हैं वो भी परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ गई है? तो एक स्पेशल केस बना दिया मैंने, स्पेशल केस कि कर्व्स आर एट राइट एंगल। अच्छा, कर्व्स जब राइट एंगल के लिए एक दूसरा वर्ड भी यूज़ किया जाता है, ऑर्थोगोनल। कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। क्या है? ऑर्थोगोनल। कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। तो यदि कर्व्स ऑर्थोगोनल हैं, इसका मतलब क्या होगा कि उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यदि मैं मान लो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को P नाम दे देता हूँ, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी, उन टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 होगा। इम्प्लाइज एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट point of intersection must be equals to 90 डिग्री। ओके, समझ में आ गया? तो मतलब फाइनली ये है कि हमें एंगल बिटवीन कर्व्स निकालना है, तो एंगल बिटवीन दी टेंजेंट्स निकाल लो। ठीक है, कर्व्स राइट एंगल पे हैं, इसका मतलब टेंजेंट राइट एंगल पे हैं, और जब दो लाइंस राइट एंगल पे होती हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होता है? -1। तो ये डायरेक्टली इम्प्लाइज करेगा, दिस इम्प्लाइज m1 इंटू में m2 इज इक्वल्स टू -1। m1 क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व 1 एट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व 1 C1 एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट पॉइंट P, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये क्या हो जाएगा? C1 की जगह पर C2 डाल दो, C1 की जगह C2 डाल दो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व C2 एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों? ओके, डेफिनेशन, तो डेफिनेशन नोट करके रख लो। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, या तो एंगल निकालने के लिए बोलेगा वो, या फिर वो 90 डिग्री वाली बात बोलेगा। इन जनरल ये दो बातें वो पूछता है। ठीक है, तो देखते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस तो है नहीं, मैंने पहले ही बताया, बहुत ही गिने चुने क्वेश्चन बेटा इसके ऊपर। चलिए, तो ये आया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड दी। क्वेश्चन जो आया हुआ है वो बाद में करते हैं, पहले एक क्वेश्चन करते हैं समझने के लिए, उसके बाद जो क्वेश्चन CBSE में आया हुआ है वो करेंगे। ठीक है, और आई थिंक आप सभी सोच रहे होंगे कि सर काफ़ी दिनों बाद वीडियो आप बना रहे हैं, आपकी वीडियो बहुत दिनों बाद आई है। बेटा एक्चुअली मेरी तबीयत पूरी तरह से मैं फ़िट नहीं था, और आज भी थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ चलो भाई मैं कंफर्टेबल हूँ, सो दैट्स वाई मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि डेली आपके पास वीडियो आए, और जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कवर अप करूँगा। ठीक है, ओके, तो चलिए जुड़े रहिए। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन इज फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन between the curves
पहला है xy इक्वल्स टू 3 एंड दूसरा हमारे पास कर्व दिया हुआ है xy स्क्वायर इक्वल्स टू 6। ये देखो, क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे बहुत ही आसान जैसे बोलते हैं, सिर्फ आप प्रोसीजर को समझ लो एक क्वेश्चन के थ्रू, तो सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स, दो कर्व्स हैं, कोई भी दो कर्व्स हो सकते हैं वो, तो उनको C1 और C2 नाम दे दो, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या करना है, लेट कर लो आप C1 कर्व और C2 कर्व। तो लेट C1 इज़ द कर्व xy इज इक्वल्स टू 3 और C2 इज़ द कर्व xy स्क्वायर इक्वल्स टू 6। ये नंबर 1 नाम दे दो, इसको नंबर 2। तो कोई भी दो कर्व्स हैं, उनके बीच में एंगल निकालना है, मतलब उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी उन टेंजेंट्स के बीच में एंगल निकालना है। और टेंजेंट्स क्या होती हैं, लाइंस होती हैं, और लाइंस के बीच में एंगल निकालने के लिए हमें चाहिए होते हैं उनके स्लोप। बट वो जो टेंजेंट्स हैं वो किस पॉइंट पे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो सबसे पहला काम क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। तो C1 और C2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे हम। तो ऑन सॉल्विंग C1 एंड C2 यानी कि 1 एंड 2। सॉल्विंग का मतलब है कि हमें x और y की वो वैल्यू चाहिए इन दोनों से जो कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। तो कैसे करोगे, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड इज़ द बेस्ट वन। पूरा एक काम करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू उठा के यहाँ से इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। तो एक्स वाई की ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे डालो, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ ना, C2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स वाई इंटू में वाई इज इक्वल्स टू 6 और एक्स वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो 3y इज इक्वल्स टू 6। तो y कितना आया, बोलो बच्चों, y आ गया अपने पास 2। y की वैल्यू 2 डाल दो, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो वट वी हैव इज x इंटू में 2 इज इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 3/2। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। सो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ही पॉइंट आया है, ये तो बहुत अच्छा है, एक ही पॉइंट है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ P और उसको कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं 3/2, 2। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसे मतलब एक रफ कर्व बना रहा हूँ कि ये कोई भी दो कर्व्स बना दिए टाइप, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पॉइंट P। इस पॉइंट P पे इस वाले कर्व के लिए टेंजेंट हो गई और इस वाले कर्व के लिए भी टेंजेंट हो गई, ठीक है। इन टेंजेंट्स के बीच में मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, इनका स्लोप चाहिए होगा मुझे M1 और M2, सही है ना। तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं आप, स्लोप ऑफ टेंजेंट पढ़ा है आपने, पिछली वीडियोस देखी हैं आपने। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव में जो dy/dx आएगा उसमें आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डालोगे तो क्या निकल के आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो फ्रॉम वन डिफ्रेंशिएट करो बेटा, x इंटू dy/dx प्लस का ये y इंटू में x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल्स टू ये 0, ओके। विच इम्प्लाइज dy/dx की वैल्यू माइनस का y/x एट द पॉइंट P 3/2, 2। क्या इम्प्लाइज करेगा, dy/dx इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2/3/2, 2 पर चला गया, इसका मतलब -4/3। इसको नाम दे दो M1 से, समझ में आया। सिमिलरली M2 के लिए आ जाओ जी, फ्रॉम टू डिफ्रेंशिएट करोगे आप, x इंटू में डेरिवेटिव 2y dy/dx प्लस का ये y स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 इक्वल्स टू 0, 6 का डेरिवेटिव 0 आ गया, ओके। सो व्हाट वी हैव इज dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, बोलो बेटा, माइनस का y स्क्वायर अपॉन में 2xy, y से y गया तो यह आ गया माइनस का y अपॉन 2x एट P। उसको जो स्लोप आएगा उसको मैं M2 नाम दे रहा हूँ, M2 से ऐसे लिख देना, M2 से
तो m2 क्या बनेगा -2 में y की वैल्यू तो 2 रख दी और 2x हो गया मेरा सीधा सीधा 3, तो -2/3। ओके, मीन्स जो भी वो कर्व्स हैं ये दोनों, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो पहली टेंजेंट ड्रॉ होगी, ठीक है, उसका स्लोप मिल गया -4/3, और जो दूसरी टेंजेंट आएगी कर्व के लिए, दूसरे वाले कर्व के लिए, उसका स्लोप आ गया -2/3। ठीक है, तो अब मुझे इनके बीच में एंगल निकालना है, और वही एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन दी कर्व्स होगा। ठीक है, सिंपल है। ओके, तो चलिए मैं ये वाला पार्ट रब कर देता हूँ, स्टार्टिंग वाला बिल्कुल, जिसे मैंने सिर्फ क्वेश्चन वाला पार्ट लिखा हुआ है। सो इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो tan थीटा निकालोगे आप फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस का m2 -4/3 माइनस प्लस 2/3 1 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 1 प्लस m1 m2 करेंगे तो ये दोनों ही प्लस के हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होके। ओके, सॉरी, -2/3 ये हो गया 9 प्लस में 8, 17/9। ओके, मोड के अंदर तो ये बचा 3, तो ये ऊपर चला गया 6/17। tan थीटा ये आ गया, विच इम्प्लाइज थीटा की वैल्यू tan इनवर्स के अंदर 6/17, तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड एंगल, और ये हो गया हैप्पीली डन। बोलो बच्चों, समझ में आया या नहीं आया है? इज़ दिस क्लियर टू ऑल? अच्छे समझ में आ रहा है आप सभी को? यदि कहीं भी कुछ दिक्कत है तो आप रिवर्स करके एक बार फिर से देख सकते हैं, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट इट। ठीक है, चलिए, तो अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। एक CBSE 2016 में आया था, CBSE 2015 में आया हुआ है। ठीक है, तो 2016 और 15 के जो 2 क्वेश्चन हैं उनको मुझे करना है। यहाँ तक रब कर देते हैं अब। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक, और CBSE में क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो आई होप कि ये अच्छा है। हाँ जी, क्वेश्चन CBSE 2016 वाला जो है 2016 में जो पूछा गया है, क्या बोला गया है, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स y² is equals to 4ax and x² is equals to 4by। 4ax 4by। ठीक है, तो ये मुझे निकालना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू कर्व्स, CBSE 2016। तो सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये 2 कर्व्स आपको पता है पैराबोलाज हैं। ठीक है, तो इसको मैं C1 नाम दे रहा हूँ, C1 सच दैट, और इसको मैं C2 बोल रहा हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। ये 2 पैराबोलाज में एक पैराबोला तो राइट साइड वाला है, y² इक्वल्स टू दिस C1 वाला, और ये हो गया आपका अपवर्ड C2 वाला। ठीक है जी, ओके। अब आप देख रहे हो कि ये 2 अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ और O है ये तो, ठीक है, और इस वाले पॉइंट को नाम देता हूँ मैं P। ओरिजिन पे तो साफ साफ दिख रहा है कि ओरिजिन पे तो इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे, ये बात तो पहले से ही पक्का है, बट ये वाला जो पॉइंट है वो हमें ऐसे तो नहीं दिख रहा, तो वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो निकालते हैं। 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉल्विंग करो भाई। कैसे करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, मतलब तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाऊं मैं, x की वैल्यू y² अपॉन 4a, ठीक है, यानी कि फ्रॉम वन पुट वैल्यू ऑफ x, पुट
वैल्यू ऑफ x इन टू, तो वट वी गेट इज़ क्या मिलेगा? देखो भाई, x की वैल्यू डालो, वाई स्क्वायर अपॉन में ये 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू यहाँ से निकाली मैंने वाई स्क्वायर अपॉन 4a और उसमें मैंने पुट कर दिया इज इक्वल्स टू ये 4by, विच इम्प्लाइज ये बन गया y की पावर 4, y की पावर 4 और ये बनेगा हमारे पास 16a स्क्वायर, उधर चला गया 16a स्क्वायर इंटू में 4by, विच इम्प्लाइज y कॉमन आ गया, y क्यूब माइनस 64a स्क्वायर b इक्वल्स टू 0। आर यू गेटिंग बच्चों? ओके, तो आई होप कि यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएंगे। y 0 तो y क्यूब की वैल्यू आ गई 64a स्क्वायर b, तो यहाँ से y मिला आपको 4a की पावर 2/3 b की पावर 1/3। ठीक है, व्हेन y 0 तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसमें डाल दो या इसमें डाल दो, कहीं भी पुट कर दो आप, सही जी। इसमें डालेंगे बेटर है क्योंकि x की लीनियर पावर है, तो यहाँ से सीधा x की वैल्यू मिल जाएगी, तो पुट इन 1, सो देयरफॉर 1 इम्प्लाइज y 0 x 0, y की वैल्यू 4a की पावर 2/3 b की पावर 1/3 इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आएगी? देखो भाई, y स्क्वायर करो, 16a की पावर 4/3 b की पावर 2/3 अपॉन में 4a, तो क्या बचेगा देखें ज़रा, सो विच इम्प्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी, 4 से कैंसिल होगा तो 4, a की पावर में रह जाएगा 4/3 माइनस का 1 यानी कि 1/3 बचेगा और b की पावर में 2/3 बचेगा। सो फाइनली o तो हो गया 0,0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस और p आ गया हमारे पास, x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू क्या आई है बेटा 4, क्या आई थी 4, a की पावर 2/3 b की पावर 1/3। गॉट इट? अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस पे क्या निकालना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट्स निकालना है और उनके बीच में फिर एंगल निकालना है, तो m1 और m2 निकालने हैं, उसके लिए डिफरेंशिएशन, तो फ्रॉम 1, उसके लिए फ्रॉम 1 डिफरेंशिएट करेंगे आप। ठीक है, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, डिफरेंशिएट करो बेटा 4a, 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया आपके पास 2a अपॉन में y। ठीक है, 2a अपॉन में y एट p, अच्छा एट o में इसलिए निकाल रहा हूँ, एट o पे देखो, इस o पॉइंट पे ये जो कर्व आपका C1 है, C1 उस पे टेंजेंट ये हो गई y एक्सेस, और ये जो कर्व है C1 वाला, यस C1 वाले पे y एक्सेस हो गई और जो C2 कर्व है उस पे x एक्सेस हो गई और उनके बीच में एंगल हो गया 90। तो एट o पॉइंट पे जो एंगल बिटवीन दी कर्व्स है वो तो है 90, तो एट p पे और निकाल रहे हैं अब हम, एट p पे और निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एट p डी वाई बाई डी एक्स यानी कि m1 लिख देता हूँ मैं उसको, m1 से क्या आएगा जी बोलो, 2a अपॉन में y की वैल्यू डाल दो बेटा 4, a की पावर में 2/3 b की पावर 1/3 विच बिकम्स, ये हो गया 1/2 और a की पावर रह जाएगी ऊपर 1/3, नीचे रह जाएगी कैंसिल हो गया 2b की पावर 1/3, ये आ गया m1। m2 निकाल लो जी, ऑल्सो m2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फ्रॉम 1 आया ना, फ्रॉम 2 इसको डिफरेंशिएट करो, 2x इज इक्वल्स टू 4b इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इम्प्लाई एट p पॉइंट पे क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो x की वैल्यू डालोगे आप 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 अपॉन में 2 इंटू बी इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, उसको मैंने m2 नाम दे दिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p दूसरे कर्व के लिए, तो m2 ये आ जाएगा, इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम,
2 बचेगा यहाँ पे, 4 से 2 कैंसिल 2, और साथ में b की पावर ऊपर 2/3 है, नीचे 1 है, तो 1 माइनस 2/3, 1/3 नीचे बचेगी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से अब थोड़ा रब कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ यहाँ से। आपका ये वाला पार्ट गया, डायग्राम आपने बना लिया होगा, तो यहाँ तक मैं रब कर देता हूँ। अब तो m2 क्या आ गया फाइनली, सो देयरफॉर m2 बिकम्स 2 ऊपर a की पावर 1/3, 2 a की पावर 1/3 और नीचे आ गया b की पावर 1/3। और m1 क्या आ रखा है आपके पास, m1 इज़ here इज़ m1 विच इज़ a की पावर 1/3 अपॉन में 2b की पावर 1/3। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। बोलो बच्चों, m1 और m2 आ गए हैं आपके पास, ठीक है। नाउ अब हमें एंगल निकालना इन दोनों कर्व्स के बीच में। सो देयरफॉर tan थीटा ऑब्वियसली एट पॉइंट P चल रहा है, से P पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो निकाल रहा हूँ। तो m1 माइनस का m2 करो बेटा, वैल्यू डालो, m1 माइनस में m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 डालो भाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करो a की पावर 2/3 और नीचे मल्टीप्लाई करो b की पावर 2/3 और साथ में 2 आपस में हो गए कैंसिल, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ऊपर एलसीएम आएगा 2b की पावर 1/3 ट्वाइस के साथ, तो a की पावर 1/3 माइनस 2 ऊपर जाएगा, तो 4a की पावर 1/3, नीचे एलसीएम बन गया 2b की पावर 1/3 अपॉन में b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 अपॉन में b की पावर 2/3, ये हो गया, ठीक है। अब b की पावर 2/3 और b की पावर 1/3 ये इससे कैंसिल होगा, तो पावर 1/3 रह जाएगी यहाँ पे, ये ऊपर चला जाएगा सबसे ऊपर, और माइनस का 3 टाइम्स बचेगा, -3 टाइम्स भाई, 1 टाइम माइनस का 4 टाइम्स सेम वैल्यू है, तो -3 टाइम्स मॉडुलस उसको पॉजिटिव बना देगा। तो इसका मतलब 3 टाइम्स a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 ऊपर गया, नीचे क्या बचा बच्चों, नीचे बचेगा ट्वाइस ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। बोलो समझ में आया क्या? ये हो गया हमारे पास tan थीटा, और इसको मॉडुलस के अंदर ही रहने दो, समझ में आ रही बात? ये हो गया tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स कर दो बस लास्ट में, एंड ये भी लिख देना, एंड एट O सी है tan थीटा इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, थीटा इज़ 90, एट O थीटा इज़ 90, मतलब एंगल बिटवीन दी कर्व्स एक तो 90 है और दूसरा tan थीटा इक्वल्स टू दिस है, मतलब थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ दिस है। और मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ बेटा, और आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। तो थीटा की 2 वैल्यू जाएंगी, एक 90 और दूसरा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। ये था आपका क्वेश्चन जो कि आया था 2016 में, ठीक है। किस में आया था? 2016 में आया था। अभी हमें एक क्वेश्चन और करना है जो कि आया हुआ है 2015 के अंदर, तो आई होप कि यू आर रेडी, बिल्कुल एब्सोल्युटली रेडी हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, बस यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है तुम्हें, a और b की टर्म्स में दिया हुआ है क्वेश्चन, a की पावर b की पावर ये सब चल रहा था, तो शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी। बट आई थिंक यदि आपको पावर्स को सॉल्व करना आता है कि मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड में है तो माइनस हो जाती है, ये सब चीज़ें पता हैं, तो ये बहुत ही सिंपल है, और ये सब चीज़ें पता होना तो बहुत ही बचपन की बातें हैं, है ना। चलो ओके देन, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और साथ में अगले टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर बच्चों, तब तक टेक केयर, बाय बाय।